क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात सचिन वजे की। सचिन वजे मुंबई के एक पुलिस अधिकारी थे, वैसे इनकी रैंक थी एपीआई, लेकिन ये बड़े रसूख वाले अफसर इसलिए बन गए थे क्योंकि शहर की जितनी भी सबसे बड़ी जांच थी वो इन्हीं के जिम्मे थी। अब उनके ऊपर ये इल्जाम है कि जो वक्त एटीएस ने गवाया, जो वक्त एनआईए ने गवाया, जिसके चलते सचिन वजे शायद कुछ काम और करने में कामयाब हुए हैं, वो ये कि उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने कुछ सबूत मिटाए हैं। वो सबूत उनके हाउसिंग सोसाइटी के ही हैं, ऐसा एनआईए को आशंका है। एनआईए को यह आशंका है कि उन्होंने अपने ही घर का और सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर हटा दिया है, उसमें से फुटेज को डिलीट किया है। और हमारे साथी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, ये जो डीवीआर वाली बात है, क्या ये ठाकरे सरकार की निकम्मेपन को उजागर करती है, जिन्होंने देर से एक्शन लिया और सचिन वजे को सस्पेंड भी बहुत देर से किया, बाद में जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद किया, तो ऐसे में उनके पास पर्याप्त वक्त था ताकि वो इस फुटेज को डिलीट कर पाएं। और इस फुटेज में क्या हो सकता है, एनआईए की क्या आशंका है? देखिए अभिषेक, 25 को संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली और उसमें विस्फोटक मिला। मामला दर्ज हुआ और 26 के रात तक ये पता चल गया कि वो स्कॉर्पियो कार मनसुख हिरेन की थी। और 27 को जो है ये पहुंच गए और इनकी टीम ने जाकर, जो कि एपीआई रियाज काजी है, उन्होंने जाकर सोसाइटी से डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज मांगा। सोसाइटी ने कहा कि हम ऐसे नहीं देंगे, आप लिखित में दीजिए। तब उन्होंने लिखित पत्र दिया और उसके बाद उनको डीवीआर और ये सीसीटीवी फुटेज सौंप दिया गया। अब सवाल यह है कि कोई भी जांच अधिकारी जो दूसरे किसी एक मामले की जांच कर रहा है, वो अपने ही हाउसिंग सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर क्यों मंगाएगा? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए शक ज़्यादा पुख्ता हो जा रहा है। और ये जो है, अगर देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा सबूत होगा आगे चलकर कि किस तरह से सचिन वजे ने अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। यानी एनआईए अब ये शक कर रही है इस पूरे मामले में कि जो स्कॉर्पियो कार बताई गई थी कि 17 को मनसुख हिरेन वहाँ छोड़ गए थे, फिर वो चोरी हो गई वहाँ से, वो स्कॉर्पियो कार कहीं उनके सचिन वजे ने अपने ही सोसाइटी में तो लाकर नहीं पार्क करवा दी थी, छुपा दी थी, और बाद में उसका इस्तेमाल किया गया। वही सबूत मिटाने के लिए तो उन्होंने ये सब नहीं किया। ये सवाल पैदा हो गया जिसकी एनआईए जांच कर रही है। स्वाभाविक तौर पर हम महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार की बात करें, खास करके ठाकरे सरकार की और मुंबई पुलिस की, तो ये एक बिल्कुल निकम्मापन सामने आ रहा है कि एक एपीआई जो है पुलिस अधिकारी इस तरह का कांड कर रहा है, इतनी बड़ी साजिश को प्लान कर रहा है और अपनी ही सरकारी कारों को इस्तेमाल कर रहा है, अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रहा है और किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन क्या ये संभव है कि भनक न लगे किसी को, या एपीआई स्तर का अधिकारी इतना बड़ा काम क्यों करेगा? क्या उसको खुद अपनी मर्जी से किया या किसी ने कहा? यही अब जांच का विषय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो फुटेज आज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में भी शक है कि कहीं ये सचिन वजे तो नहीं जो जा रहा है एक स्कॉर्पियो को देखने के लिए जिसमें विस्फोटक रखे हुए हैं। क्या ये सब कुछ एक सोचा समझा था जिसमें ऊपर वाले भी शामिल हैं? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और दिल्ली में डबल मर्डर हुआ है रोड रेज में। ऐसी खबरें दिल्ली से अक्सर आती हैं, लेकिन इस बार इसमें एक नाबालिग लड़के के भी शामिल होने की बात है। राजधानी में रोड रेज पश्चिम बिहार में हुआ है। बीभत्स है ये दोहरा हत्याकांड। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आरोपी चाकुओं से तब तक वार करते हैं जब तक 2 लोगों की मौत नहीं हो जाती। घटना के पीछे रोड रेज की वजह बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें से एक नाबालिग है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज उन्हें उद्योग विहार स्टेशन के मेट्रो स्टेशन के पास 2 लोगों के लहूलुहान पड़े शव होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लेके गई उन्हें अस्पताल तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमारे साथी मुकेश सिंह सिंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, पहले तो ये बताएं कि इनको इतना गुस्सा क्यों आया 2 लोगों को कि उन्होंने इन 2 लोगों की जो पीड़ित हैं उनकी हत्या कर दी? देखिए, अभी ये जांच चल रही कि क्या जो आरोपी हैं क्या वो नशे में थे और नशे में उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, तो ये भी जांच चल रही है। लेकिन बहुत छोटी सी बात थी कि जो आरोपी हैं उनकी बाइक से जो मृतक हैं उनकी स्कूटी टकरा गई थी और इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। और झगड़े के बाद जैसा हम ये पूरा फुटेज है सीसीटीवी से हम देख पा रहे हैं कि बाइक सवार लोगों ने स्कूटी सवार लोगों के आगे गाड़ी लगा दी, अपनी बाइक लगा दी और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई और मारपीट के बाद आरोपियों ने चाकू निकाले और
दोनों लड़कों पर लगातार ताबड़तोड़ वारदात किए, तब तक वार किए जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। और हत्या करने के बाद दोनों बड़े आराम से अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। फिर पुलिस पहुंचती है और पुलिस दोनों शवों को बरामद करती है। दोनों की पहचान 23 साल के रोहित अग्रवाल और 20 साल के घनश्याम के तौर पर हुई। बाद में पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज था उसको देखा और उसको देखने के बाद पुलिस ने जो आरोपी थे उनकी पहचान कर ली है। तो दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम प्रदीप करके है और दूसरा जो आरोपी है वो नाबालिग है। इनके पास से जो चाकू बरामद हो गए हैं और साथ में जो बाइक थी वो बरामद हो गई है। पुलिस का कहना यह है कि आरोपियों ने पूछताछ में यही कहा है कि रोड रेज के बाद उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। जी, अब हमारे साथ बने रहे मुकेश। हम एक दूसरी बड़ी खबर पर भी जा रहे हैं जिसमें आईसिस मॉड्यूल पर शिकंजे कसने की बात है। बड़े दिनों बाद एक बार फिर से आईसिस का सवाल उठा है। ये आतंकी संगठन सीरिया और उसके आगे के इलाकों में सक्रिय थे। आप सबको पता है कि इराक में भी आईसिस ने किस तरीके से कहर बरपाया हुआ था। एनआईए ने अब सोमवार को दिल्ली, केरल और कर्नाटक में आईसिस मॉड्यूल्स के मामले में 11 जगहों पर छापेमारी की है। जिन 11 जगहों पर यह छापेमारी हुई है उसमें केरल का कन्नूर, मल्लापुरम, कोल्लम, कासरगोड और बेंगलुरु और दिल्ली का वजीराबाद इलाका शामिल है। हमारे साथ हमारे साथी मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को कि आईसिस का खतरा कुछ कम हो चुका था पिछले कुछ दिनों में, ये दोबारा कैसे सर उठा रहा है, और दूसरा ये कि एनआईए ने ये कार्रवाई क्यों की, मतलब उनके पास ऐसे क्या इनपुट्स आए, अगर वो सार्वजनिक करने लायक हैं तो उनके बारे में बताएं। देखिए, जो एनआईए है वो कुछ दिन पहले से एक जांच कर रही थी, जिसमें जांच में उनको तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, हूप और इंस्टाग्राम, उसमें ये पाया गया कि कुछ लड़के जो हैं वो आईएस का एक नया मॉड्यूल खड़ा कर रहे हैं और आईएस से यानी इस्लामिक स्टेट से काफ़ी प्रभावित हैं। तो एनआईए लगातार इसको अपने जांच के दायरे में लगातार वो नज़र बनाई हुई थी और कल जो है 11 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें केरल की 8 जगह हैं, दिल्ली में वजीराबाद में रेड हुई और कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर रेड हुई। इस छापेमारी के बाद कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो मोहम्मद आमीन है, जो कि केरल का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल उसे दिल्ली के वजीराबाद से पकड़ा गया था। और इसके अलावा 2 और लोग शामिल हैं। जो एनआईए है उसका कहना यह है कि मोहम्मद आमीन इस्लामिक स्टेट से प्रभावित है और भारत में वो इस्लामिक स्टेट का एक नया मॉड्यूल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार तमाम युवाओं को आईएसआईए से जोड़ रहा था और उसकी विचारधारा से जोड़ रहा था। छापेमारी के दौरान एनआईए को बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो काफ़ी अहम एविडेंस है। एनआईए का ये कहना है कि जो मोहम्मद आमीन है वो कुछ दिन पहले बहरीन गया था और बहरीन से आने के बाद वो जम्मू कश्मीर गया। उसके बाद पिछले 2 महीने से वो दिल्ली में है और दिल्ली में भी बहुत सारे युवाओं को वो आईए से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। जो मोहम्मद आमीन है उसने ये भी कहा था कुछ लोगों से कि वो जम्मू कश्मीर जाएं और वहाँ पर हिजरत यानी धार्मिक यात्रा जो होती है वहाँ पर शामिल हों। इसके अलावा इन्होंने कर्नाटक में कुछ लड़के तैयार किए थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी लेकर बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम देने वाले थे, ऐसा दावा एनआईए का है। तो एक नया मॉड्यूल है इस्लामिक स्टेट का जिसको एनआईए ने बस्ट किया है, उसका भंडाफोड़ किया है और 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद आमीन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और बटला हाउस एनकाउंटर की बात करते हैं, जिसके मामले में कोर्ट ने कल सजा का ऐलान कर दिया है। सजा आरिज को दी गई है फांसी की और अदालत ने माना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान की साकेत कोर्ट में पेशी हुई। उसकी तरफ से रहम की गुहार लगाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरिज खान को फांसी दी जाए। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी।
तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज ये फैसला किया कि ये जो हत्या हुई इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जी की एक जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें कैपिटल पनिशमेंट का केस बनता है और फाइनली कोर्ट ने इसको कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड किया। सारे एविडेंस जो हमने कोर्ट में पेश किया उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हुए कोर्ट ने माना कि इस केस की जो हत्या का केस है, जो और भी धाराएं लगी हुई है, सब केस सारी धाराएं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होती हैं। आज उन्हें फाइनली कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इसकी कैपिटल पनिशमेंट इसको अवार्ड किया जाता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह माना कि आरिस खान ही वो शख्स है जिसने इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को गोली मारी थी। बटला हाउस एनकाउंटर के बीच आरिस खान और शहजाद भाग गए थे, जबकि इनके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे और मोहम्मद सैफ को मौके से पकड़ लिया गया था। आरिस 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता था। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हुए थे। आजमगढ़ के रहने वाले आरिस खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2008 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिस बम बनाने में माहिर था। धमाकों के बाद आरिस नेपाल भाग गया था, फिर नेपाल से सऊदी अरब। वहां उसकी मुलाकात रियाज भटकल से हुई। रियाज भटकल ने उसे भारत में इंडियन मुजाहिदीन को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। कोर्ट के इस फैसले से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा का परिवार खुश है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। उनके नेटिव प्लेस पे जाके मुलजिम के सारी वहाँ से इंक्वायरी करके लाए तो ये पाया गया कि इनकी फैमिली, इनकी मदर के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो कोर्ट ने इस सब हालात को देखते हुए 11 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड किया, साथ कहा कि 11 लाख रुपए इससे रिकवर किए जाएंगे, इनकी फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर किए जाएंगे। लेकिन उन 11 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए कोर्ट ने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्मा जी की फैमिली को जाएंगे और 1 लाख रुपए सरकार अपने पास रखेगी अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरिस खान देश और समाज के लिए खतरा है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर पहले शहजाद को उम्र कैद की सजा हुई, उसके बाद ये दूसरा मामला है जब आरिस खान को फांसी की सजा का ऐलान हुआ। इससे ये साफ है कि पुलिस ने जो सबूत कोर्ट में रखे उन्हें कोर्ट ने सही माना और इस मुठभेड़ को भी सही माना। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड बदमाश काला झटेड़ी गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। 2 शार्प शूटर पकड़े गए हैं जिनका नाम प्रियव्रत और रोहित है। इन दोनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई मामले दर्ज हैं। इन पर 6 मार्च को दिल्ली के बवाना में सिविल डिफेंस के एक वॉलंटियर की गोली मारकर हत्या का आरोप है। यही नहीं, 21 फरवरी को दिल्ली के छवीला में फाइनेंसर नरेश की भी गोली मारकर इन्होंने हत्या की थी। इसके अलावा इन लोगों ने नरेला में हाल ही में एक डबल मर्डर को भी अंजाम दिया था। दोनों बदमाशों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। और सीबीआई ने सेना भर्ती घोटाले में किन किन को बनाया है आरोपी, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। राजस्थान के बारा में एक दरिंदगी भरा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया है और उसी के पति के सामने किया गया। उसके पति को पहले बांधा गया पेड़ से या कहीं पर और फिर उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, इस अपराध को अंजाम दिया। खबर के मुताबिक कल रात 2 बजे बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने घटना NH90 पर इस अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंग रेप की धारा में आपराधिक मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। वो दिनेश उसने अपने 3-4 अन्य लोगों के साथ आकर के उसको, जब वो कामखेड़ा से अपने पति के साथ वापस अपने पीएल जा रही थी बराला, तो रास्ते में है ना मोटरसाइकिल रोक करके और उसके साथ गलत काम किया है और बाकी लोगों ने है ना जो है उसके साथ मारपीट की है। इस पर मुकदमा दर्ज करके हमारे DYSP सिकाऊ से तफ्तीश प्रारंभ कर दी गई और आरोपियों की जो गिरफ्तारी के लिए टीमें बना करके जगह जगह स्थानों पर दबिश दी गई।
सेना भर्ती घोटाले में सीबीआई ने कई शहरों में 30 जगहों पर छापेमारी की है। तो ये अब हम आपको शुरू कर रहे हैं क्राइम रैप। इसमें पहली खबर सीबीआई से जुड़ी हुई। सेना भर्ती घोटाले में सीबीआई ने कई शहरों में 30 जगहों पर छापेमारी की है। इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर और 1 लेफ्टिनेंट के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती के लिए घूस ली गई, अनियमितताएं बरती गई। बेंगलुरु में जोमेटो डिलीवरी बॉय पर एक लड़की ने हमला करने का आरोप लगाया था। वो जमानत पर बाहर है। अब डिलीवरी बॉय कामराज ने आरोप लगाने वाली लड़की हितेशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने जिन 4 धाराओं में हितेशा के खिलाफ केस दर्ज किया है वो जमानती है। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर में स्थित जेल में बंद एक कैदी के मंगाए गए सामान की जांच के दौरान चरस मिलने से हंगामा हो गया। इस चरस को एक कैदी ने दूसरे कैदी के नाम पर मंगाया था और होली के त्योहारों पर जेल में चरस की सप्लाई करने की योजना थी।